आज के दौर में जहां लोग पैसे कमाने को ही अपनी सफलता समझते हैं, वहीं आज के इस आधुनिक दौर में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक कार्यों, समाज सेवा और जनहित के कार्यों में समर्पित कर कर प्रदेश में और देश में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत भामाशाह मातादीन पनिहार है, जिन्होंने राजस्थान सहित पूरे भारतवर्ष में समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान मुकम्मल की है। आइए भामाशाह मातादीन पनिहार से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस कार्य के पीछे इनकी सोच क्या है, इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और भविष्य की इनकी योजनाएं क्या हैं। सबसे पहले तो पनिहार जी आपका स्वागत है। नमस्कार साहब। एक छोटे से गांव से निकलकर सामान्य परिवार में पले बढ़े, आज आपने राजस्थान में एक दानवीर करण कलयुग के करण की एक उपाधि आपको दी गई है। ये सफर कैसा रहा? कहाँ से प्रेरणा मिली? ये हमारे दादा स्वर्गीय मोठूराम पनिहार का जो हमको जो संस्कार देके गए और पिताजी का और दादाजी के संस्कारों के मुताबिक कि हम ये जो दान धर्म का जो लक्ष्य लिया, अब उन्होंने सिखाया गया कि जो भी आप कोई भी इनकम करें हैं, कहीं से भी कमाएं जमाएं, जो भी कोई बिजनेस करें, उस बिजनेस में से जो भी कमाई 1 से 2% आप दान धर्म में खर्च करें, फिर आपका दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस होगी। यही दादा स्वर्गीय मोठूराम पनिहार की एक जो संस्कारों पे काम कर रहे हैं। अच्छा पनिहार जी, देश में और प्रदेश में कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो करोड़ों रुपए रोज कमा लेते हैं, लेकिन वो दान या डोनेशन नहीं कर पाते। आप मेहनत की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो आप दान कर रहे हो। इसके पीछे क्या लॉजिक है? हमने मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज का आशीर्वाद ले रखा है। लगभग 26 साल से भी ज़्यादा दिन हो गए बालाजी का आशीर्वाद लिए हुए। तो उस मेहंदीपुर वाले बालाजी का जो आशीर्वाद लेकर जो बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस बिजनेस में हमने जो भी इनकम आएगी, उस इनकम में मेहंदीपुर वाले बालाजी के आशीर्वाद से, श्याम बाबा के आशीर्वाद से, गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से और ये सारे देवी देवताओं और जो गौशालाओं के नाम पे शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बेटियों की जो शादियों में जो कन्यादान के रूप में या मान लो पक्षीशाला बनाने के रूप में, इनमें हमने इनको एक 10% एक शेयर होल्डिंग दी। इन भगवानों को भी हमने पार्टनर माना है। 10% का जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, हमारे पूरे एमआरडीएस ग्रुप से जो प्रॉफिट आता है, वो उस प्रॉफिट का 10% हम दान धर्म में खर्च करते हैं। अच्छा पनिहार जी, बिजनेस में टोटा नफा चलता रहता है और कई बार जो परिवार के लोग हैं वो भी बिजनेस में इंटरफेयर कर देते हैं। आप लगातार दान कर रहे हो, कभी कोई परिवार के लोगों ने इंटरफेयर किया हो, मना किया हो? नहीं, नहीं, किसी ने भी मना नहीं किया। उन्होंने तो सबने अच्छा माना है कि भाई आप जो कमा रहे हो, अपनी कमाई में से दे रहे हो। मतलब उस कमाई का जो 10% निकाल कर हम डेली की डेली जितना प्रॉफिट आता है, हम दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं घोषणा कर देते हैं और उस घोषणा का निर्माण करके ही देते हैं। नगद मैंने कहीं नहीं दिया आज तक भी। नगद तो केवल 51,000 रुपये प्रसादी के रूप में देते हैं हम। बाकी हम जो निर्माण करके देते हैं, जो भी छात्रावास बना रहे हैं या कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं या मान लो कोई गौशाला में निर्माण करवा रहे हैं या जो भी मान लो मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, इनमें सब में हम जो भी देते हैं वो नगद किसी को नहीं दिया मैंने और नगद कभी दूंगा भी नहीं। उनका निर्माण करके कंप्लीट करके दादा स्वर्गीय मोठूराम पनिहार और स्वर्गीय मेरे पिता बहादुर सिंह पनिहार की यादगार में उनका एक पत्थर लगा के और उन बस्तियों को मान लो जो भी निर्माण करके और वो चाहे गौशाला बनाई हो चाहे शिक्षा का मंदिर बनाया, वो उन बस्तियों को सौंप देता हूँ मैं। अच्छा पनिहार जी, अगर मोटी मोटी अपन बात करें तो अब तक आपने कितनी संस्थाओं या धार्मिक स्थलों पे लगभग कितना पैसा डोनेशन कर चुके हैं? नहीं, अभी हमने तो इसका तो हमने अभी लगभग नहीं, पर 55 से ज़्यादा हमने मंदिर, गौशालाएँ, शिक्षा के मंदिर 55 से ज़्यादाओं का निर्माण करके हमने दे दिया। अब उनकी कैलकुलेशन जोड़ लो, आप खुद ही मान लो। अब इनका तो मतलब हम तो क्या है कि हम जो दान दे रहे हैं, अब उसकी वर्णन तो नहीं कर सकते, परंतु हमने तो जो निर्माण करके दे रहे हैं, उस निर्माण का मान लो जो भी है, वो मान लो लागत जितनी भी आती है, लागत जो भी घोषणा ही करके आता हूँ। अब घोषणा करने के बाद में मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज वो अपना आप पूरा करवा देता है। अब उसका जो वादा कर रखा है कि हमने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, वो 3 ही शब्दों पर स्टार्ट किया था, नीति, नियत और समय के अनुसार। जो नीति बना रहे हैं, उसमें नियत का ध्यान रख रहे हैं और समय का ध्यान रख के ही काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा आज जो बिजनेस है, आज लगभग हमारे पास हमारे जो सेल्समैन हैं और इस ग्रुप के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगभग 28,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ आज प्रॉपर्टी बेचने का, खरीदने का जो काम कर रहे हैं। उनका जो भी हमारे से प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट हम दान धर्मों में डेली की डेली जो प्रॉफिट आता है, उसका अलग से ही हमने भगवान के नाम पे और जो जीएसटी
रोड़ी बजरी माल मटेरियल का उनका जीएसटी बिल बनवा कर मान लिया हम गवर्नमेंट का जो नियम रेगुलेशन के मुताबिक हम उनमें अपना निर्माण करवा के दे रहे हैं। अच्छा, पनिहार जी, रियल एस्टेट में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। पनिहार जी के दोस्त ज्यादा हैं या दुश्मन? मेरे तो सारे माले दोस्त ही दोस्त है, दुश्मन तो कोई है ही नहीं। और दुश्मन भी हैं तो एंटी को नेगेटिव लोग भी हैं, और नेगेटिव लोग भी मैं तो उनको भी गुरु मानता हूँ कि मेरे को जो अनुभव नहीं, जो मेरी कमियां हैं, उन कमियों को अगला प्रचार प्रसार कर रहा, अगलों को गिना रहा है, तो उनसे मैं अपना गुरु ही मान लेता हूँ। जो मेरे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अनुभव की और इन जानकारियों की मान लो, जो मार्केट में हर आदमी का सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है, अलग अलग दिमाग होता है, सबकी सोच अलग होती है। उन सोचों के मुताबिक उनसे मान लिया हम जब उनसे मिलते हैं और वो हमारी नेगेटिव चर्चाएं करते हैं मार्केट में, तो हमारे में जो कमियां, वो कमियां तो गिना रहे हैं, उन कमियों को हम अपने नोट करते हैं और उनका हम सुधार करते हैं। सुधार करने के बाद में वो हमारा बिजनेस व्यापार भी अच्छा बढ़ता है, और जिस बात की नेगेटिव की है, उन नेगेटिव को हम अपना सुधार करके चलते हैं। दान धर्म के ऊपर करता है, चाहे बिजनेस पे नेगेटिव करता है, अब उनके लिए हम अपना सुधार करके चलते हैं, तो आगे जब दोबारा कभी मिलता है तो हमारा वो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में मिलता है और हमारा वो साथ देता है। अच्छा, आपसे बिजनेस से जुड़ा ही एक सवाल है कि अधिकतर जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या रियल एस्टेट कंपनियां हैं, वो प्रॉपर्टियां शहर के आसपास विकसित करती हैं। आप शहरों से इतर गांव में प्रॉपर्टियां विकसित कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है कि आज के ज़माने में एक नया सिस्टम चला है कोरोना महामारी में। गाँव का व्यक्ति तो शहर में जा रहा है और शहर का व्यक्ति गाँव में आ रहा है। खुले वातावरण में इस भारी बीमारियों को देखा है, इस कोरोना महामारी जैसी बीमारियों में काफ़ी प्रॉब्लमें आई लोगों को। तो अब लोग मान लें जो जिसकी वैल्यू आ रही है, वो ग्रामीण क्षेत्र की आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि मान लें परिवार सारे यहीं रह रहे हैं, तो अब उनमें क्या है कि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी सुविधाएं हो गई, गाड़ी घोड़े की, बसों की, आने जाने की, सबके पास साधन हो गए। तो अब हमने क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में शहर से 5 से 7 किलोमीटर दूर में इसलिए काट रहे हैं कि आने वाले 5 साल का, अगला 5 साल का जो भविष्य देख रहे हैं, और उस भविष्य के मुताबिक अगले 5 साल का आज हम अगर शहर में काटे तो 5 साल बाद में वहाँ मान लो भीड़ भड़ाका एक अतिक्रमण जैसा माहौल हो जाता है। और अब 5 साल का जो आगे भविष्य में 5 से 7 किलोमीटर तक वो एरिया डेवलप हो जाता है, उसके मुताबिक हम ये काटते हैं। तो गाँव का व्यक्ति शहर में जा रहा है, शहर का व्यक्ति गाँव में आ रहा है, तो खुले वातावरण के लिए एक अच्छी डेवलप कॉलोनी काट रहे हैं हम। और हमारा एमआरडीएस ग्रुप की जो भी कॉलोनी हमने काटी है, उस अच्छा शानदार डेवलप करके दिया है। रोड, लाइट, पानी, उसी से हमारी वैल्यू आती है। हम प्रॉपर्टी को जो खाली खेत को बेचते हैं, और खाली खेत जो बेचते हैं, तो गवर्नमेंट के नियम रेगुलेशन को उसका कन्वर्जन वगैरह करवा कर फिर ही उसको मार्केट में हम रजिस्ट्री तब करवाने जाएंगे, जब कन्वर्जन करवाने के बाद में जाएंगे। इसलिए बुकिंग पहले कर लेते हैं, परंतु हम उसकी जो रजिस्ट्री करवाएंगे तो रजिस्ट्री के मतलब पूरा गवर्नमेंट के नियम रेगुलेशन फॉलो होने के बाद में हम उस रजिस्ट्री कराएंगे पार्टी को। तब तक उनका हम अपने एक रसीद दे देते हैं या एग्रीमेंट करके दे देते हैं, और उन नियम शर्तों का हम पूरी गवर्नमेंट के नियम रेगुलेशन को पूरा फॉलो करके चल रहे हैं। रियल एस्टेट में कई बार प्रॉपर्टी विवाद भी सामने आते हैं। आपकी साइटों पे क्या कोई प्रॉपर्टी विवाद है? कोई वित्तीय जोखिम तो नहीं? नहीं, प्रॉपर्टी का तो हम जैसे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उससे पहले हम उस प्रॉपर्टी का जैसे पार्टी को जैसे रजिस्ट्री उठाने से पहले हम उनका डिमार्केशन करवा के और उसका पोजीशन लेते हैं, तो तार बाउंड्री पहले करवा लेते हैं। तो जो भी विवाद होता है तो अड़ोसी पड़ोसी को उनके सामने जब डिमार्केशन करवाते हैं या बाउंड्री लगवाते हैं, तब उस टाइम में सारे जो भी इश्यू क्लियर हो जाते हैं। और हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनके पुराने रिकॉर्ड के जो भी विक्रम संवत 2028 से और आज तक के रिकॉर्ड पहले चेक कर, देश आजाद हुआ उस दिन के रिकॉर्ड और आज की रिकॉर्ड पूरी हम लीगलिटीज पहले चेक करते हैं। उनका एक सजरा बनाते हैं कि इनके परदादा कितने भाई थे, दादा कितने भाई थे, पिताजी कितने भाई थे, वे कौन सा हिस्सा बेच रहा है। उस विषय को हम अपना अलग से तकासमा करवा कर अलग से अपना खाता छटवा के और फिर हम अपने नाम करवाते। पहले गोल खाते में मिक्स शीर का जो खाता होता है उसमें हम रजिस्ट्रियाँ नहीं उठाते हैं। इसलिए हमने क्लियर करके टाइटल और वहाँ के लीगल जो भी तहसीलदार एसडीएम साहब हैं, पटवारी जी हैं, उनसे हमने पूरी जानकारी लेने के बाद में हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी को फिर हमारे नाम करवा के फिर कन्वर्जन करा के फिर हम अपने मार्केट में सेल करना चालू करते हैं। अच्छा, पिछले साल जुलाई में ही पीपलोदी में एक स्कूल दुर्घटना में काफ़ी छात्र-छात्राओं की मौत हो गई थी। लोग सरकार से मुआवजे की माँग को लेकर जयपुर में धरने पर बैठे थे। लोगों की उम्मीदें सरकार से थी, लेकिन उसी समय माता दीन पनिहार एक उम्मीद की किरण बन के आया और उनको एक अच्छी जो धनराशि की वो डोनेट की। कैसे आपने तय किया कि मुझे इन पीड़ित परिवारों की मदद करनी है? तब सरकार भी पीछे हट चुकी थी। वो तो हमारे क्या था कि मैं जैसे पूरे दिन जिस दिन पूरे दिन से मान ले भूखा प्यासा मैं घर पहुंचा था, तो घर में खाना खा रहा था, तो खाना बनने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस वजह से मैं घर वालों से कह रहा कि मेरे को खाना जल्दी बनाओ।
और मेरे को ज़बरदस्त भूख लग रही थी। अब वो भूख लग रही थी तो मैंने घरवालों को बोलते मैंने मोबाइल चला रहा था तो उस फ़ेसबुक पे उनका एक मतलब भाई नरेश मीणा का कोई अनशन का वो चल रहा था वीडियो। तो मैंने देख के कहा कि मैं ये 13 दिन से व्यक्ति भूखा-प्यासा बैठा है जो मेरे से 1 दिन पूरे दिन नहीं रुक पाया। तो उस बालाजी महाराज जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि तू इस व्यक्ति से बात कर और ये जो भी इसकी माँग है इसको कैसे भी भूखे-प्यासे को आप खाना खिलाएँ। तो इस वजह से मैंने उसको मतलब रात को ही मैंने जैसे-तैसे के वहाँ के किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना लेके सारा वहाँ के जो भी अधिकारी वर्ग से हैं, उनसे जो उनकी देख-रेख में काम कर रहे थे, उन अधिकारियों से और उनकी प्रोटोकॉल में ही मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया और बात करने के बाद में जैसे रात को मेरे पास वहाँ के उस अधिकारी का फ़ोन आया कि साहब ठीक है, आपसे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था उनको कि साहब इसकी क्या माँग है? मैं इनका ये अगर भूख-प्यास से जैसे भी अनशन तोड़ दें, तो मैं इनके लिए हेल्प कर दूँ। क्या माँग है? तो माँग के लिए बोला कि सुबह आप आकर बात कर लें, तो हम सुबह वहाँ गए। सुबह मेरी पूरी टीम के साथ में पहुँचा, पूरी टीम जाकर हमने उनकी जो माँगें थी, आगे पिपलोदी पीड़ित हादसा जो हुआ था बच्चों के लिए, तो हम तो बच्चों की मदद के लिए गए थे और हम तो एक मानवता और इंसानियत के नाते गए थे। हमको मान लें कोई पार्टी से, कोई किसी बीजेपी, कांग्रेस इनसे कोई हमारा कोई ताल्लुकात नहीं था और ना किसी का वो तो ना मेरा उनसे कोई संपर्क था कभी। तो मैंने उनका वो सहयोग कर दिया था और सहयोग होने के बाद में उनको जो अनशन तोड़ दिया उसने, वो अपने मालिक उस पीड़ित परिवार का जो भी राशि थी, जो पीड़ित परिवार तक हमने भिजवा दी वो। उनका बैंकों में जो एफडीआँ वगैरह करी थी, तो वो उनको मैंने वो 51 लाख रुपए की जो सहायता दी थी, वो मेरे पूरे एमआरडीएस परिवार की ओर से दी गई थी। ना कि मैं अकेला पूरा एमआरडीएस परिवार जो मेरे कार्यकर्ता थे, सब लोगों ने उसमें सहयोग किया था। आपने पीड़ित परिवार की मदद की लेकिन उसको राजनीति से भी जोड़ा गया। आपने भी घोषणा करी कि अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ेगा तो मैं उसका खर्च उठाऊँगा। बाद में आपने हाथ पीछे खींच लिए और नरेश मीणा ने सार्वजनिक मंच से घोषणा करी कि एक भामाशाह आए थे, वो धोखा दे गए। ये पूरा माजरा क्या था? नहीं, वो हमने क्या था कि उसकी मतलब हेल्प के लिए हमने कहा था कि भाई जो भी कुछ हेल्प होगी हम कार्यकर्ताओं से, हमारे एमआरडीएस परिवार से जो भी सहयोग होगा, चुनाव के अंदर भी होगा, वो और भी कहीं ऐसे मामले में होंगे जो कहीं सहायता के रूप में हम ज़रूर मदद करेंगे। परंतु हम पीछे हट गए थे जैसे चुनावी राजनीति में आने के बाद में, जैसे चुनाव ये सोच रहे थे कि 2028 में हो, कभी भी हो, परंतु उन्होंने हमारे का जैसे मान लो कोई जो भी भाषा का उपयोग किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्योंकि हम राजनीतिक मंचों से दूर रहना चाहते हैं, राजनीतिक लोगों से भी दूर रहना चाहते हैं। हम अपना काम कर रहे थे, हम अपना बिज़नेस कर रहे थे, बिज़नेस में हमने मान लो वो जो किया, जिस शब्दों का उसने उपयोग लिया तो कोई बात नहीं, अब होता रहता है। अब हम तो बिज़नेसमैन हैं, अब हमारे के लिए तो जाने क्या-क्या कोई बोल जाता है। सबकी सुनते हैं, हाथ जोड़ के सबसे राम-रामी करते हैं। अब वो उनका था, कैसा दिमाग है, कैसा नहीं है, वो तो किस सोच के लिए बोला है। हमने तो उनको मान लिया फिर भी कहा था कि जो भी हमारे से पूरे ग्रुप के माध्यम से जो भी सहयोग होगा हम तो सहयोग करेंगे, परंतु हम पीछे इसलिए हटे थे कि भाई वो राजनीतिक रूप हो गया और राजनीतिक रूपों में हम इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे थे। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि कहीं भामाशाह माता दीन पनिहार चुनाव तो नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप पहले लड़ चुके। नहीं, हम इन चीज़ों में कोई राजनीति का कोई हमारा वो नहीं है, हम कोई राजनीतिक मंच नहीं चुन रहे, ना कोई राजनीतिक कैरियर चुन रहे, हम तो अपना बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस के पर्पज़ से हमारा जो एमआरडीएस ग्रुप है, आज मान लो यहाँ जन सेवा करनी होगी तो हमको वैसे भी कर देंगे, जो भी हमारे से सहयोग हो पाएगा, वैसे सहयोग कर पाएँगे। हमारा कोई राजनीति का कोई कैरियर नहीं, किसी भी क्षेत्र कहाँ-कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आज लगभग हमारा 15 से 20 तहसीलों में हमारा बिज़नेस है। अभी सभी जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ सभी जगह यही प्रॉब्लम आ रही है कि भई राजनीति का कोई कैरियर चुन रहा है। बाकी हम तो राजनीति के कोई करियर नहीं चुने, कोई राजनीतिक मंचों पे नहीं, सार्वजनिक जहाँ भी कोई देवी-देवताओं का कोई प्रोग्राम हो, कोई शिक्षा का प्रोग्राम हो, कोई पक्षियों का, कोई गौशाला वगैरह, शिक्षाशाला कहीं भी होता है तो वहाँ हम चले जाते हैं। बाकी इन चीज़ों में हम कोई राजनीति का कोई करियर नहीं चुन रहे। राजनीति के लिए तो कहीं भी कोई भी अगर इस चीज़ का अगर लग रहा है उनको, तो ये दिमाग से हटा दें कि हम अपना बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस के पर्पज़ से हमारे किसी प्रकार का ना हम बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अन्य कोई दल, ना कोई निर्दलीय कोई भाई मान ली तैयारी कर रहा है तो हम उनके लगे रहे, हम किसी का ना सपोर्ट करेंगे, ना किसी के बारे में, ना किसी के जैसे जो हो पा रहा है, वैसे अपनी तैयारियाँ हम अपने बिज़नेस की कर रहे हैं, ना कि मान लें हम कोई राजनीति की तैयारियाँ कर रहे हैं। अच्छा पनिहार जी, अगर कभी मौका मिलता है भविष्य का, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं, अगर किसी पद पर मनोनीत होने का या निर्वाचित होने का मौका मिलता है या फिर आप वैसे भी सक्षम हैं डोनेशन के माध्यम से भी, तो विशिष्ट बानसूर क्षेत्र में कौन-सी ऐसी समस्याएँ हैं जिनका आप त्वरित निस्तारण करवाना चाहेंगे? नहीं तो हमको तो मतलब क्योंकि क्या आप भी इसी माटी से हाँ, जुड़े हुए हो। बात सुनो हम तो जो हमारे से जो सहयोग बन पा रहा है, जो भी जहाँ बुला रहा है, जहाँ मान इनवाइट कर रहा है, कोई शिक्षा के काम में बुला रहा है, कोई पक्षीशालाओं के लेवल, कोई गौशालाओं के लिए बुला रहा है। बट 2-3 गौशालाओं में भी आपके मैनपुर में भी हमने सहयोग किया, बिलाट वाली गौशाला में जहाँ भी जो भी सहयोग हो रहा है हम हमारे
इस शुभ कमाई में से हम जो बन पा रहा है वो सब कुछ कर पा रहे हैं। और बाकी हमारा मान लीजिए जैसे अभी बानसूर में भी 13 तारीख को हमारे जन्मदिन है, तो ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम तो कर नहीं पा रहे। और उस जन्मदिन पे हम यहाँ जैसे साधनों का अभाव है, नारायणपुर रोड, सुभाष चौक, हरसोरा रोड, इन पे हम 5 टेम्पू हमारी तरफ से निःशुल्क लोगों के लिए, एक दूसरे बस स्टैंड पे जाने के लिए, एक दूसरी जगह जाने के लिए, तो एक आवागमन के लिए हम 5 टेम्पो हमारी तरफ से और ये एक निःशुल्क चालू कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भामाशाह मातादीन पनिहार, जिनका साफ कहना है कि मेरा उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना है, न कि राजनीति। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली, मैं आपकी शरद कुमार अंकेश। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ।